धन्यवाद। इस कार्यक्रम के जो आयोजन की मुख्य सूत्रधार आचार्य जी और बाकी रघु जी, मानसी जी, सुखदेव जी, हमारे साथी सुमित है यहाँ और बाकी साथी। और मैं तो एक बड़ी लंबी यात्रा के बाद यहाँ पहुँचा हूँ, तो बहुत ज़्यादा ये भी नहीं था जब मैं यहाँ आ रहा था कि इस कार्यक्रम का क्या स्वरूप होने वाला है। केवल वो एजेंडा जरूर हमारे पास था और वो क्योंकि शिक्षा को लेकर के लग रहा था कि मुख्यतया होगा, जिसमें कि हमारी बहुत कम दखल उस तरह से थी, क्योंकि हमने जैसा कि अभी एक साथी कह रहे थे कि उनकी आवाज़ तो केवल नारे लगाने वाली आवाज़ है, तो हमारा भी पूरा जीवन नारे लगाने और उसी में ज़्यादा बीता है। लेकिन इस बीच क्योंकि हम लोग जब उत्तराखंड में काम करते हुए शुरुआत किया, तो बिल्कुल शुरुआती दौर में ही हमारा पाला पड़ा वहाँ जल विद्युत परियोजनाओं से, क्योंकि शुरू में ही हमारे यहाँ जो है 1999 99 2000 में ही एक परियोजना पर काम चल रहा था अलकनंदा नदी पर। तो वहाँ से जल विद्युत परियोजनाओं को देखते हुए और फिर जिस इलाके से मैं आता हूँ, जिस क्षेत्र से, तो वहाँ जो है पर्यावरण का जो आंदोलन है उसका एक पूरा एक इतिहास रहा है, उसकी एक पूर्व पीठिका थी, पूर्व भूमिका थी। और उस आंदोलन के जो नेता थे उस समय वो जिंदा थे, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत जी या गौरा देवी हों या धन सिंह, वहाँ जो लाता में ऋणी में काम करने वाले लोग थे, उनके साथ शुरुआती हमारा एक्टिविज्म का शुरुआत हुआ। वहाँ से हमने चीज़ों को जानना समझना, चिपको आंदोलन क्या था, चिपको आंदोलन क्यों हुआ, उसके क्या बाकी पहलू हैं। और उसके बाद क्योंकि चिपको आंदोलन के बाद एक और आंदोलन वहाँ हुआ जिसने कि हमको थोड़ा सा चीज़ों को दूसरी तरह से समझने में मदद की। चिपको आंदोलन के बाद सन 99-2000 में उसी इलाके में लाता ऋणी वाले में जहाँ की चिपको की शुरुआत हुई थी 74 में, जहाँ लोग सचमुच में पेड़ों पर चिपके, तो वहाँ 2000 में एक आंदोलन हुआ जिसका नाम था झपटो छीनो आंदोलन। अच्छा, ये झपटो छीनो क्या हुआ? एक तरफ तो था चिपको आंदोलन जिसमें कि हम कह रहे थे कि पेड़ बचाने हैं, जंगल बचाना है या इस पर्यावरण को बचाना है जिस पर हमारी निर्भरता है, जिस जंगल से हमारा लेना देना है। लेकिन उसके बाद जो है लोगों की उस आंदोलन में काम करते हुए 80 के दशक में और समझदारियां बढ़ी और उन्होंने देखा कि इस जंगल को जिसको कि हम बचाने की कोशिश कर रहे थे, हम समझते थे कि जिसको कि हमारा अपना जंगल है, हमारे अपनी भूमि है, उस पर तो सरकार का कब्जा हो गया। 82 में कानून आ गया और उस कानून के जरिए जो है वो सब सरकारी हो गया, जो जिस पर अपना अधिकार था। अब इस जिस जंगल में हम स्वच्छंदता से जा रहे थे वहां जाने का अधिकार नहीं, चारा पत्ती लाने का अधिकार नहीं, अपनी भेड़ों को चराने का अधिकार नहीं। और जब ये सब, और न सिर्फ ये बल्कि खास तौर पर जो जनजाति का समाज था उनका तो उस जंगलों के बीच में उनके देवी देवता भी वहाँ, उनके वहाँ जो पौराणिक या परंपरागत जो उनके पूजा के स्थल उसके अंदर थे और वहाँ भी उनको जाने का हक नहीं, अधिकार नहीं। तो इस कंट्राडिक्शन से, इस विरोधाभास से जूझते हुए कि जिसको बचाने की हमने लड़ाई लड़ी वही हमारे हाथ से छिन गया, इस विरोधाभास को समझते हुए और इसके बाद उन्होंने 99 में ये वाला आंदोलन जिसको मैं कह रहा हूँ झपटो छीनो आंदोलन, जिसका अर्थ था, जिसका शब्द ही इन्होंने दिया, जिन्होंने हमारे, अब इतिहास तो खैर चिपको का तरह तरह से गुहा साहब ने अलग लिखा, बाकी लोगों ने अलग लिखा और उसके अलग अलग प्रणेता हैं और उसके अलग अलग दावेदार भी हैं, अलग अलग उसके वो भी हैं। लेकिन जिन लोगों को पुरस्कार नहीं मिला, जो पर्यावरणविद के तौर पर नहीं जाने गए, जिनको सरकारों ने अनुग्रहित नहीं किया, वो लोग, तो उन लोगों ने ही जिन्होंने चिपको की लड़ाई लड़ी, वही लोग ये मानते हुए कि हम ठगे गए, हमको छला गया, उन्होंने ही ये झपटो छीनो आंदोलन शुरू किया, जिसका अर्थ था इस जंगल पर झपटो और इसको छीनो सरकार से, इस पर हमारा हक है। तो ये वाला आंदोलन वहां शुरू हुआ और उस आंदोलन के दौरान लोग जो है पूरे इलाके से, यानी जोशीमठ से लेकर के और वो जो पूरी घाटी है, नीकी घाटी, उस घाटी के लोग, जनजाति के लोग, सामान्य जाति के लोग सब इकट्ठा हुए और वो उस इलाके तक गए जिसको कि सरकार ने कहा कि ये संरक्षित क्षेत्र है, जो नंदा देवी बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसका जो कोर जोन है, यानी कि जहां जाने पर पूरा प्रतिबंध लगा हुआ था, उस कोर जोन में लोग चले गए, बाकायदा अपने जो परंपरागत वाद्य हैं उनको लेकर के, अपने जानवरों को लेकर के, अपने
सामान को लेकर के, और वहाँ कोर जोन में लोगों ने प्रवेश किया, और इस तरह से और उसी कोर जोन के इलाके में ही लोगों के परंपरागत वो जनजातीय जो समाज है उनके अपने देवी देवता पूजा के स्थल भी वहाँ थे। और जब वो वहाँ गए सालों बाद, यानी कि 74 के बाद जब वहाँ प्रतिबंध लग गया, 82 में, 82 के बाद जब वहाँ पहुंचे वो दसियों साल बाद, तब उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र में जहाँ हमारा रोज आना जाना था, जहाँ हमारे पशु यहाँ आते थे, हम लोग यहाँ आते थे, और वहां उन्होंने देखा कि वहां तो शिकारियों के फंदे लगे हुए, पिथौरागढ़ की तरफ से इधर से वहां शिकारी आते थे, और उन्होंने कस्तूरा मृग खत्म कर दिया, वहां के बहुत सारे जो संरक्षित जीव जंतु थे उनको जो है समाप्त कर दिया, ये सब भी उन्होंने। लेकिन फिर बाद में उनका मुकदमे हुए, ये हुए, तो मैं ये एक कंट्राडिक्शन ये है। और यहाँ से इसको समझते हुए हमारी बात शुरू हुई, और जल विद्युत परियोजनाओं की शुरुआत भी उसी समय, एक तो परियोजना हमारे यहाँ बन रही थी, और राज्य बनने के साथ ही जैसे उत्तराखंड राज्य बना, उसके साथ ही सरकार ने, नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार आई, जो तिवारी जी जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के पूरी तरह से विरोधी थे, राज्य के ही विरोधी थे, वो चाहते ही नहीं थे राज्य बने। लेकिन वही व्यक्ति जो है, ये भी एक कंट्रडिक्शन था, ये भी एक विरोधाभास था कि जो आदमी उस राज्य के बिल्कुल विरोधी था, वही पहला वहां चुना हुआ मुख्यमंत्री बना। और जब वो बना तो उसने जो है आते ही, दूसरा कंट्रडिक्शन ये होता है कि हम लोग जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में थे, उसी आंदोलन से निकले हुए हम लोग हैं। उस आंदोलन में हमारी प्रमुख मांग ही ये थी कि हमारे संसाधनों का उपयोग हो, जो नहीं हो रहा है। क्योंकि हम पर ये भी इल्जाम था, हम पर ये भी उत्तर प्रदेश के लोगों का ये भी कहना था अरे भाई, ये पहाड़िए जब जो है अलग हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से, तो ये पहाड़ी खाएंगे क्या, ये तो भूखे मरेंगे। तो इस भूखे मरेंगे वाले जो एक पूरा दर्शन था, उसके खिलाफ हम लोगों ने अपना तर्क प्रस्तुत किया था कि हमारे पास ये संसाधन है जिनका ठीक से उपयोग नहीं हो रहा है, नियोजन नहीं हो रहा है, ये पानी, ये जवानी हमारे काम नहीं आ रहा है। तो तिवारी जी ने जो है उस पानी का कैसे काम आए, उन्होंने उठा करके सारी जितना भी उत्तराखंड का जल संसाधन था, जितनी नदियां थी, वो एक साथ कई सारे सैकड़ों एमओयू के साथ जो है विभिन्न कंपनियों को बेच दिया। और इसके साथ ही वहां जो है पर्यावरण का एक नया आंदोलन शुरू होता है हमारे इलाके से ही, और वो है जल विद्युत परियोजनाओं के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन। तो उसकी शुरुआत वैसे तो 99-2000 से होती है, जेपी कंपनी के खिलाफ, जयप्रकाश कंपनी जो कि यहाँ हिमाचल में भी जिसका एक परियोजना है, तो उसकी वहाँ जो है विष्णु प्रयाग परियोजना, उसके खिलाफ से शुरू होती है। लेकिन वहाँ लोग ठगे गए, जो वहाँ के गाँव वाले थे, चाई गाँव वाले या अन्य जो गाँव थे उससे प्रभावित। लेकिन जो है उसका अनुभव हमको मिला, और जब ये नई परियोजनाओं के एमओयू हुए, जिसमें कि एनटीपीसी की जो परियोजना जिससे कि अभी जोशीमठ प्रभावित है, तो इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन वहाँ 2003 से हम लोगों ने शुरू किया। तभी हम लोगों ने 2004 में जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति बनाई, और उसके जरिए जो है इस परियोजना के खिलाफ एक लंबी लड़ाई, पहले 2005 से लेकर के 2007 तक एक फेज में, जिसमें कि रेगुलर, जैसे कि आपके यहाँ होता है, मौसम खराब है, ठंडा है, बर्फ है, बारिश है, उसमें भी लोग रोज जुलूस प्रदर्शन करते थे 2 साल तक, और बिल्कुल परियोजना का काम लोगों ने नहीं होने दिया। उसके बाद जो है 2007 के बाद जो है 2009 तक उसमें शांति रही, और 2009 में दिसंबर के महीने में जब उस परियोजना की सुरंग में सुराख हो गया, उसमें से 700 लीटर पानी पर सेकंड निकलने लगा, उस परियोजना की जो टीवीएम मशीन है वो जब वहां अंदर सुरंग में फंस गई, उसके बाद फिर एक नया आंदोलन 2010 में दिसंबर महीने की से हम लोगों ने शुरू किया, 2009 के दिसंबर से, और वो पूरा 3 महीने का धरना प्रदर्शन के बाद एनटीपीसी के साथ हमारा एक समझौता हुआ, उस पर वो समाप्त हुआ। तो पर्यावरण के आंदोलनों का ये एक नया फेज था। लेकिन इसके साथ ही जब ये सब चल रहा था, तभी हम देख रहे थे केवल ये परियोजनाएं जोशीमठ में नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में इन परियोजनाओं का जाल बिछ रहा है। उसके अलावा चौड़ी सड़कों का की योजनाएं बन रही हैं, तमाम जगहों पर पेड़ काटने से लेकर के तमाम चीजें हो रही हैं। उसी दौर में उत्तराखंड की अलग अलग जगहों पर ये सब चल रहा है। लेकिन जो ये वाली जो फिनोमिना है, जो अभी जोशीमठ में 2021 की दिसंबर से शुरू हुआ, जिसमें कि हमारे घर मकानों में दरारें आना, वहाँ जमीन का धंसना, लैंड सब्सिडेंस, ये जो हुआ, इसके पीछे जो है हम लोगों ने उसी को कारण माना है जो वहां से सुरंग गुजर रही है। अच्छा, इस कारण के पीछे अभी, क्योंकि इस पर तर्क देना इसलिए जरूरी हो जा रहा है कि अभी क्या हुआ कि जब हम लोग इस लड़ाई में थे, तो हमने शुरू से ही
21 की दिसंबर महीने में जब हमने नवंबर महीने में हमने पहला प्रदर्शन किया कि घर मकानों में जो शुरुआती दरारें आई 14 मकानों पर, उस प्रदर्शन के बाद जो पहला ज्ञापन हम लोगों ने दिया, उस ज्ञापन में मुख्य मांग जो उसकी है, पहली मांग और मुख्य मांग यही है, पूरे इलाके का आप एक व्यापक सर्वेक्षण कराएं, उच्च स्तरीय कमेटी गठित करें और एक सर्वेक्षण हो। ये उसकी मांग है। ये मांग पूरी नहीं होती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर मई में हम एक स्वतंत्र वैज्ञानिकों की एक टीम गठित करते हैं और वो स्वतंत्र वैज्ञानिक, जिसमें कि डॉक्टर रवि चोपड़ा के निर्देशन में डॉक्टर नवीन जुयाल, डॉक्टर एस पी सती, डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, जो कि स्वतंत्र तौर पर आकर के हमारे यहाँ सर्वे करते हैं, वो सर्वे की रिपोर्ट हमको देते हैं, हमारे संघर्ष समिति को, वो हम सरकार के सामने रखते हैं। उसके बाद जो है सरकार अगस्त के महीने में कोई एक टीम भेजती है, फिर सर्वे वो करवाती है सरकार, लेकिन वो सर्वे के फिर हम लोग खिलाफ हम अपनी एक आलोचना प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उसमें सारा दोष जो है लोगों पर डाल दिया जाता है और परियोजना को पूरी तरह बरी कर दिया जाता है। जबकि हमारे पास जो है 2010 का एक समझौता है एनटीपीसी के साथ, हमारा जो समझौता है हमारे आंदोलन का, उस समझौते में हम लोगों ने तीन बातें मुख्यतः हमारी मांग थी। पहली मांग ये थी कि एनटीपीसी की परियोजना के कारण जो है हमारे सारे जल स्रोत सूख गए, इसलिए एनटीपीसी जोशीमठ के लोगों के लिए दीर्घकालीन पेयजल की व्यवस्था करे, जिसको कि एनटीपीसी ने माना और 16 करोड़ रुपए दिए, और इस तरह से उन्होंने ये माना कि उनकी सुरंग की वजह से हमारा पानी सूख रहा है। दूसरी मांग उसकी ये थी कि जोशीमठ के सारे घर मकानों का बीमा किया जाए, क्योंकि आपकी परियोजना की सुरंग की वजह से हमारे घर मकानों में दरारें आ सकती है। उसको उन्होंने माना, भले ही वो बीमा उन्होंने किया नहीं, कुछ जगहों का किया लेकिन पूरे जोशीमठ का नहीं किया। तीसरी मांग उसकी ये थी कि एक हाई पावर कमेटी बने और वो इस परियोजना की पुनर्समीक्षा करे, जो कि कमेटी बनी लेकिन समीक्षा हुई नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये माना कि क्योंकि इनकी सुरंग, हमारे पास एक समझौता है और वो समझौता अगर लागू हो जाएगा तो हमारे घर मकानों का बीमा हमको मिलेगा। उस आधार, एक तो वो आधार है कि 2010 का समझौता, उसके अलावा दूसरा आधार ये था कि 2010 में ही एक पेपर छपा करंट साइंस में, जिसमें कि जीएसआई को कोट करते हुए दो वैज्ञानिकों ने, जिसमें कि एक उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट में अभी जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर पीयूष रौतेला, और दूसरे जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो जियोलॉजिस्ट है, सीनियर जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट, उन दोनों ने एक पेपर लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि जीएसआई का ये मानना है कि ये जो सुरंग बन रही है ये एमसीटी के ऊपर बन रही है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के ऊपर, ये क्योंकि भूकंप के जोन 5 का इलाका है, लिहाजा जो है जीएसआई ने उस सुरंग को बनाने की परमिशन नहीं दी। इस आधार पर उस करंट साइंस के पेपर में उन्होंने कहा कि इस सुरंग के बनने से जोशीमठ को खतरा हो सकता है। भले ही 2021, 22, 23 में आते आते वो इस बात से मुकर जाते हैं दोनों आदमी। अब जो ये हमारा जो मांग थी, उसके आधार पर केंद्र सरकार ने 8 संस्थाओं को जोशीमठ भेजा, और जोशीमठ भेज करके उन्होंने उसका जो है जीएसआई से, आईआईटी रुड़की से, सीबीआरआई से, ये वाडिया इंस्टीट्यूट से, इसरो से, इन सब से एक अध्ययन करवाया। उन सब की एक रिपोर्ट, 8 संस्थाओं की रिपोर्ट आ गई फरवरी महीने में, लेकिन वो रिपोर्ट जारी नहीं हुई। उसके लिए लगातार हम लोग मांग करते रहे, लड़ते रहे। मुख्यमंत्री से 3 बार वार्ता हुई, तीनों वार्ताओं में ये बात हुई कि भाई आप उस रिपोर्ट को पहले जारी कीजिए ताकि हमको पता चले कि स्थिति क्या है। नहीं हुई। बाद में जो है हाई कोर्ट के दबाव में वो रिपोर्ट अभी 20 दिन पहले बाहर आई। वो रिपोर्ट आई है तो अभी भी सरकार के पास कोई क्लू नहीं है कि उस रिपोर्ट के आधार पर करना क्या है। केवल उन रिपोर्ट के जरिए जरूर कहा गया कि एनटीपीसी को क्लीन चिट दे दी गई है, यानी कि जोशीमठ में जो आपदा आई है उसमें एनटीपीसी दोषी नहीं है। 2 आधार पर उन्होंने इस बात को कहा। पहला आधार उन्होंने दिया क्योंकि जो है एनटीपीसी की सुरंग जोशीमठ से 1.25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1 समथिंग किलोमीटर दूर है, लिहाजा जो है ये इससे प्रभावित नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया क्योंकि 2 जनवरी की रात को जो पानी रिसाव हुआ जोशीमठ के ठीक नीचे से और ये माना गया कि वो जो पानी का रिसाव हुआ उसी से जो है 2 जनवरी की रात सबसे ज्यादा सब्सिडेंस हुआ है। तो लिहाजा जो है हम लोगों का भी आरोप था कि वो जो पानी आ रहा है उसका कलर ऐसा है, उसका रंग ऐसा है, वो बिल्कुल मटमैले रंग का, जैसे सीमेंट मिला हुआ पानी हो ऐसा पानी आ रहा है, और ये पानी का ठीक वैसे ही कलर है जैसा पानी जो है
2021 की आपदा में 7 फरवरी को सुरंग के अंदर गया था। तो सुरंग के अंदर फंसा हुआ पानी जोशीमठ के नीचे निकल रहा है और इसलिए हमने कहा कि ये मुख्यतया दोषी। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं था, इसके अलावा 2-3 और बातें थी। इसके अलावा हम लोगों ने एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में एल&टी कंपनी के द्वारा जारी एक डॉक्यूमेंट भी जारी किया था, जिसमें एल&टी कंपनी के जो वैज्ञानिक थे उनका भी ये कहना था कि एनटीपीसी की सुरंग जो है ठीक नहीं है और इससे खतरा हो सकता है। उसमें डिटेल है, वो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। तो इन आधारों को, जो आधार हमने दिए, 2010 का समझौता, 2010 का करंट साइंस का पेपर, उसके अलावा डॉक्टर नवीन जुयाल, डॉक्टर रवि चोपड़ा, डॉक्टर पांगती जो जीएसआई से अभी रिटायर होकर के आए हैं, डॉक्टर डायरेक्टर थे उस वहाँ जीएसआई में, उन सब लोगों ने एनटीपीसी को जिम्मेदार माना जोशीमठ के सब्सिडेंस के लिए। इन सब लोगों ने जो तर्क दिए हैं, इसको कहीं वो रिपोर्ट्स खारिज नहीं करती। उन रिपोर्ट्स को भी जब हम देखते हैं, बहुत लंबी 200-250-300 पेज की रिपोर्ट्स हैं, उनको भी जब हम देख रहे हैं तो उनमें भी कहीं ये बात पूरी तरह से खारिज नहीं की गई। उसमें भी कहा गया, जीएसआई का जो डॉक्यूमेंट है उसमें वो कह रहा है कि अभी हमने केवल जनवरी से इतने जनवरी तक का अध्ययन किया है, इसमें और अध्ययन की जरूरत है। आईआईटी रुड़की का पेपर भी कह रहा है कि अब इसमें और अध्ययन करने की जरूरत है। यानी कोई भी चीज वो जो है ना, उसको अभी पूरी तरह नकार नहीं रहे। लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार ने और मीडिया ने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की, ये कहने की कोशिश की कि जोशीमठ में जो हो रहा है उसके लिए ये एनटीपीसी की जो टनल है वो जिम्मेदार नहीं है। भले ही हाई कोर्ट ने ये कहा कि जोशीमठ में, और हाई कोर्ट ने क्या कहा, हम लोगों ने इस बात की मांग की कि जोशीमठ के इलाके में अब किसी भी तरह के भारी निर्माण नहीं होने चाहिए। किसी भी तरह का वहां भारी निर्माण का कार्य उस इलाके के भविष्य के लिए खतरनाक है। इस आधार पर हम अभी भी कह रहे हैं, जब भारी निर्माण कार्य सरकार भी मान रही है, सीबीआरआई इस बात को कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हिमालय में बहुत सारी जगह, उसमें हिमाचल के भी कुछ शहर उन्होंने शामिल किए हैं, और उन्होंने बाकी जगह हिमालय क्षेत्रों में भी कहा है कि यहाँ जो है जो पृथ्वी की भार क्षमता है उससे ज्यादा निर्माण कार्य हो चुका है, इसीलिए अब जो है यहाँ आगे जो है पृथ्वी की भार क्षमता के मद्देनजर रखते हुए निर्माण कार्य भविष्य में किए जाने चाहिए। हमने उससे पहले ही जनवरी के महीने में जब आप लोग आए और हमारे ज्ञापन में ये बात है, मुख्यमंत्री के साथ जो हमारी वार्ता हुई उसमें हम लोगों ने इस बात को कहा। आपदा प्रबंधन का जो सचिव है उत्तराखंड में डॉक्टर सिन्हा, उनके सामने हमने कहा कि जोशीमठ में आप किसी भी तरह के भारी निर्माण कार्य को रोक दीजिए। और वो एक समझौता 5 जनवरी को हमारा हुआ, जिसकी वजह से वहाँ सारे निर्माण कार्य अभी तक रुके हुए। हमने कहा भविष्य में भी नहीं होना चाहिए। इस आधार पर हम कह रहे हैं कि जब किसी भी तरह का भारी निर्माण कार्य वहां नहीं होना चाहिए तो एनटीपीसी की सुरंग का काम भी क्यों होना चाहिए, वो भी भारी निर्माण कार्य है। ये तर्क अभी भी हमारे पास है। लेकिन जो है केवल यही एक बात नहीं है, हम देख रहे हैं, अभी परसों हम लोग एक मीटिंग में थे ऑनलाइन वार्ता में, जिसमें कि सिक्किम के साथी भी शामिल थे। दूसरी एक बंगाल के साथियों के साथ हमारी वार्ता थी, उसमें भी सिक्किम के एक साथी वहां मौजूद थे। तो उन सब बातचीत में भी ये बात आ रही है कि वहां भी जो हुआ है सिक्किम में तो अगर जो है वो एक बात तो एनडीएमए कह रहा है कि एनडीएमए ने अभी एक बयान जारी किया जिसमें एनडीएमए ने कहा कि सिक्किम में जो घटना हुई, अगर वहां जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम होता, यानी कि अग्रिम चेतावनी प्रणाली वहां होती, तो शायद है कि इतने लोगों की मृत्यु वहां नहीं होती। बल्कि अभी तो और डिटेल उसका आ गया है, जिसमें कह रहे हैं कि आईटीबीपी का एक आदमी था जिसको वहां ऊपर पता चल गया, उसने अपने कमांडेंट को नीचे बता दिया। कमांडेंट ने जाकर के बांध वालों को जाकर के बताया 10:50 पर रात को कि आप ये बांध के गेट खोल दीजिए, वहां ऊपर से ऐसा झील का पानी टूट गया, वहां जो है आईटीबीपी का जो कैंप है वहां तक पानी चला गया। तो अगर वो गेट भी टाइम पर खोल देते तो शायद तब भी इतना नुकसान नहीं होता, बांध खाली हो चुका होता। यही सेम चीज वहां ऋणी में हुई 2021 की आपदा में। अगर वहां भी जो है अग्रिम चेतावनी प्रणाली होती, अर्ली वार्निंग सिस्टम होता, तो 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु नहीं होती। ये इसके बावजूद था, जैसे सिक्किम में कहा गया था कि आप लगाइए ये प्रणाली, ये वहां 2 बार उनको जो है चेतावनी दी गई थी कि आप लगाइए, उन्होंने नहीं लगाया। ऐसी एनटीपीसी को भी 2013 की जब आपदा आई, उसके बाद एक हाई पावर कमेटी गठित हुई डॉक्टर रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में। उन्होंने कहा पहले तो जो है एमसीटी के ऊपर, ये जो हिमालय का जो पूरा ऊपरी बर्फ वाला इलाका है, यहाँ जो है कोई भी बांध नहीं बनना चाहिए। इन्होंने कहा कि भाई ये जो 2 बांध हैं, एक तो एनटीपीसी वाला और एक टीएचडीसी वाला, इसमें 50% से ज्यादा काम हो चुका है। ये तर्क हम हर जगह देते हैं। जबकि एनटीपीसी का विरोध हम कह रहे हैं 2003 में ही शुरू हो गया, तो आपने उसको शुरू ही क्यों किया काम?
लेकिन चलिए हो गया। उन्होंने कहा अगर ऐसा है 50% काम हो गया तो आप अर्ली वार्निंग सिस्टम और ये नॉर्म्स का पालन कीजिए। अगर उन्होंने वहां वो लगा लिया होता तो इतने लोग नहीं मरते। जैसा यहाँ हुआ है सिक्किम में, ठीक ऋणी में जब आपदा शुरू हो गई, वहां से जब बांध का पानी टूट गया, वहां जब बाढ़ शुरू हो गई, जब वहां ग्लेशियर टूट गया, लोगों ने लाइव वीडियो बनाया है। लाइव में दिखाई दे रहा है कि ऋणी में पानी आ गया है और ऋणी से तपोवन की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। वहां से पानी वहां तपोवन पहुंचने में 20 से 25 मिनट लगा। उस 20-25 मिनट में अगर लाइव वीडियो देख करके वो लोगों को हटा देते, 140 से ज्यादा लोगों की जान बच जाती, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। इस तरह से हम लोगों ने एनटीपीसी पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, एफआईआर की कॉपी दी यहाँ थाने में। जब वो एफआईआर नहीं हुई तो हमने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में हम लोग गए तो उन्होंने जो है कि आप एनजीओ वाले नहीं हैं, आप एक्टिविस्ट नहीं हैं, आप इसको साबित कीजिए। इस आधार पर हम पर जुर्माना लगाया। भले हमने कहा आप हमें समय दीजिए तो हम साबित करें कि हम हैं कि नहीं। अब बाकी हम कुछ हो ना हो, हम इस देश के नागरिक तो ही, उसका हमारे पास कार्ड है, उसके प्रूफ है, लेकिन इसको नहीं सुना गया। फिर उसके खिलाफ फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए। तो कोर्ट का जो रवैया, बाकी जो ये चीजें हैं, और ये न सिर्फ सिक्किम में, न सिर्फ हिमाचल में, न सिर्फ उत्तराखंड में, बल्कि सभी पूरे हिमालयी राज्य जो है, जिसको कि अभी आप सब लोगों ने भी दर्ज किया है कि ये जो विकास का जो अंधा हाथी है, जो सब कुछ कुचलता हुआ चला जा रहा है, और उसका जो है अभी दंश हिमाचल ने झेला। उससे पहले हम लोग लगातार हर साल हर मौसम की बरसात में, पहले जो है जिस बारिश को हम देखते थे कि सामान्य बारिश हो रही है, अब हर बरसात में जो है कम से कम 15-20 बार जो है बादल फटने वाली बारिश हो जा रही है, जिसको कि रेयर, मतलब हमारे बचपन में, हमारे आज से 20 साल पहले बहुत कम हम लोग सुनते थे कि ऐसे बादल फटने वाली बारिश हो रही है। अब तो सारी बारिशें वैसे ही हो रही है, और जहां बादल फट रहा है वो पूरा इलाका साफ हो जा रहा है। और जो निर्माण भी है उसको लेकर के भी जो अथॉरिटीज हैं, जो हमारे जैसे हिमाचल में कहा जा रहा है, अभी एक साथी आपने भी कहा कि हाँ लोगों ने नालों पर, नदी के किनारे और ऐसी जगहों पर घर बना लिए। हमारे यहाँ भी बने, लेकिन उसके लिए कोई जिम्मेदार अथॉरिटी तो होगी जो रोके उसको, जो बोले कि आप यहाँ घर बनाइए, यहाँ ना बनाइए। कहीं नगर पालिकाएं हैं, कहीं ग्राम पंचायतें हैं, कहीं महानगर पालिकाएं हैं, निगम है, तो वो अथॉरिटी है, वो क्यों बनने दे रहे हैं ऐसे घर? वो 3 मंजिल से ज्यादा ऊंचे घर बनने की परमिशन दे कौन रहा है? तो वो सरकार ही दे रही है। वही सरकार आपको परमिशन देती है, वही सरकार फिर आपको दोषी सिद्ध करके कहती है कि आप अब जो है, आपको मुआवजा भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने गलत घर बना लिया या आपने ऊंचा घर बना लिया। तो जब हम बना रहे थे तब भी आपके कोई ऐसे नियम कानून लागू नहीं थे। और जब आपदा आ जा रही है, अभी हम सिक्किम के संदर्भ में बात कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि साहब मुआवजे का क्या मामला है, मुआवजा कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या उसके नॉर्म्स हैं। तो मुआवजे को लेकर के भी एक जो है यूनिफाइड कोई नीति नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जरूर आपदा, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जो है विस्थापन पुनर्वास नीति है 2007 वाली, लेकिन वो विस्थापन पुनर्वास नीति को भी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सीधे लागू नहीं करती। अगर वो उसको भी सीधे लागू कर दे तब भी लोगों को कुछ तो ठीक ठाक मिल जाए। लेकिन हमारे यहाँ भी जैसे जोशीमठ में भी तमाम लड़ाई आंदोलन के बाद भी जो है हम इस बात पर जोर देते रहे कि आप 2007 की जो केंद्र सरकार की विस्थापन पुनर्वास नीति है उसको सीधा लागू कर दीजिए। केवल उसमें जोशीमठ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां की जो व्यावसायिक स्थिति है, उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए आप ये कीजिए। लेकिन वो नहीं किया गया। वो जो है केदारनाथ में एक आपदा आई, वहां एक अलग नीति बनी। 2021 की आपदा में अलग हुआ। 1998 में भूकंप आया, उसमें कुछ अलग नॉर्म्स थे। 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप आया, उसमें कुछ और नॉर्म्स थे। और जो छोटी छोटी आपदाएं, जो गांव के किनारे में आ रहा है, जहां केवल एक गांव बहता है, जहां केवल 10 घर टूटते हैं, जहां केवल लोगों की खेती और जानवर जाते हैं, उसके लिए अलग नीति है। यानी यूनिफाइड कोई नीति पूरे देश में नहीं है कि अगर आपदाएं आएंगी तो लोगों को क्या मिलेगा। अभी सिक्किम में है, सिक्किम वालों को पता नहीं कि हमको क्या मिलने वाला है, वो सिक्किम सरकार तय करेगी और जो तय कर देगी वो मिलेगा। यानी कि यूनिफाइड जो है पूरे देश में, अगर ऐसी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, तूफान, चाहे वो बिहार की बाढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश की और पंजाब की बाढ़ हो, तो वहां अगर खेती का नुकसान हो रहा है तो वहां क्या मिलना चाहिए, उसके लिए कोई हमारे पास पूरे देश भर में कोई एक नीति नहीं है। तो ये इससे भी लोग जूझ रहे हैं। वो सिक्किम वाले इस बात से परेशान है, हम लोग इस बात से परेशान थे, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि आंदोलन हुआ, लड़ाई हुई, तो घर मकान का मुआवजा हमको ठीक ठाक मिला। लेकिन अभी भी जमीन का तय नहीं है, जमीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, जमीन का पैसा, जो हमारी जमीन चलेगी उसका पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। और केवल जमीन और मकान ही जो है विस्थापन पुनर्वास नहीं है।
विस्थापन पुनर्वास एक जटिल बड़ी प्रक्रिया है। उसमें जो है आपका शिक्षा, आपका अस्पताल, आपके जो सार्वजनिक उपयोग की चीजें, वो सब शामिल है उसमें। 2007 की वो नीति कह रही है कि अगर कोई इंसान, कोई आदमी 3 साल से भी किसी इलाके में किराए के मकान पर भी रह रहा है, वो भी विस्थापन पुनर्वास का हकदार है, उसको भी कंपनसेट किया जाना चाहिए। कैसे कंपनसेट किया जाना चाहिए, उसके लिए एक अलग से नीति बननी चाहिए। हर एक आदमी से पूछा जाना चाहिए, चाहे वो कोई मजदूर है और कोई जो है होटल का मालिक है, कि भाई तुम किस तरह का मुआवजा चाहते हो, किस तरह का पुनर्वास चाहते हो। ये उस आदमी से इंडिविजुअली पूछा जाना चाहिए, एक सोशल इम्पैक्ट सर्वे किया जाना चाहिए, और उसके आधार पर ये आपका पुनर्वास विस्थापन होना चाहिए। लेकिन अभी जोशीमठ में इतनी लड़ाई के बावजूद, जो लड़ाई की देश में चली गई, वहां भी जो है मुआवजा विस्थापन पुनर्वास को लेकर के कोई सोशल इम्पैक्ट सर्वे नहीं किया गया। सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक बड़ी टीम 40 लोगों की भेजी थी पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के अध्ययन के लिए। उनके सामने भी हमने इस बात को रखा कि अभी तक यहाँ सोशल इम्पैक्ट सर्वे नहीं हुआ, वो आज तक भी नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें, ये सारे पहलू आपदा से जुड़े हुए ही हैं, इनको समझने की, एकजुट होकर के बात करने की, मिलने की, और आगे भी इस पर बहस की जरूरत रहेगी। केवल एक सेमिनार से, एक से भी नहीं होगा, और भी इस पर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है, क्योंकि हम लगातार आपदाओं से घिरे हुए हैं और लगातार हम इसके मुहाने पर हैं। और जैसा आप कह रहे हैं कि मौसम के बदलाव